नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बोर्ड द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र 2022 मॉडल पेपर नंबर पहला कक्षा 12th इतिहास विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। पिछले 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, किसी कारणवश इस चैनल पर, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। आपको चलो नहीं बना पाया तो नहीं बना पाया, लेकिन एक दो नहीं, इस चैनल पर अब तीनों विषयों के मॉडल पेपर एक साथ आने वाले हैं। आप हर एक मॉडल पेपर को बार बार देखिए। इतिहास का आने वाला है, हिंदी अनिवार्य के आने वाले हैं और हिंदी साहित्य के आने वाले हैं। यहाँ कोशिश भूगोल के भी करूँगा दोस्तों। इसी के साथ ही मैं अंग्रेजी के हमारे एक सर जी है, उनको मैंने बात की थी, अगर वह मॉडल पेपर हल करवाएंगे इंग्लिश के तो उनको भी इस चैनल पर हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपसे मेरा यही सवाल है कि जितने भी अपने अपने दोस्त हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, हमारे ऐसे विद्यार्थी है, मात्र 20% ही ऐसे विद्यार्थी है जो हमारे चैनल की सदस्यता लिए। 80% विद्यार्थियों ने हमारे चैनल की सदस्यता तक नहीं ली है दोस्तों। आप सदस्यता लेवे और मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप मेरे साथ भी मेहनत करिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा कोशिश करिए दोस्तों। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा दोस्तों। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। मात्र 30 दिन बचे हैं, कितने 30 दिन बचे हैं, और 30 दिनों में जो विद्यार्थी सटीक रणनीति के साथ और अपने समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करेगा, वह विद्यार्थी जो अपना लक्ष्य ठाना है उस तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेगा। तो आप मेहनत करिए लगातार, अपने माता पिता के सपनों का साकार करने के लिए लग जाइए दोस्तों। अपने गांव के सारे और अपने गांव के साथ में एक दिन सामने आने के लिए पूरा प्रयास करिए दोस्तों। मेरा यही सवाल है, आप मेहनत करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों यहाँ ए बी सी डी वाले थे तो मैंने उसके अंदर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैं सीधे ही कर दिए दोस्तों। आप कोई बात नहीं, अपना को तो याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट में इसका पहला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित थे। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि धौलावीरा हमारा जो स्थान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। वो स्थित है गुजरात। किस में दोस्तों? धौलावीरा स्थान गुजरात में स्थित है। दूसरा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके दोस्तों आंसर होगा कनिंघम। कौन थे दोस्तों? कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे। और मेरा आपसे सवाल है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ, तीसरा प्रश्न है, हरिशैन निम्न में से किसके राज्य कवि थे। हरिशैन जो दोस्तों कवि थे वो किस राजा के कवि थे, यानी किस मतलब समुद्रगुप्त के कवि थे। किसके कवि थे दोस्तों? समुद्रगुप्त के कवि थे। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं चौथा प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? बाण भट्ट है जो हर्षचरित के लेखक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। कौन है? बाण भट्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया। तो इसका आंसर होगा रुद्रदमन। किसने करवाया दोस्तों? रुद्रदमन ने करवाया। नेक्स्ट हमारा है छठा प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री जॉन बैप्टिस्ट तेवरनियर कहाँ का निवासी था। दोस्तों ये कहाँ का? फ्रांस का निवासी था। कहाँ का था दोस्तों? फ्रांस का था। सातवां है, शेख फरीउद्दीनगंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसकी दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? शेख फरीउद्दीनगंज ए शक्कर की दरगाह दोस्तों कहाँ है? अजोधन है। अजोधन में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजोधन में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 के अंदर होती है। कब होती है? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था दोस्तों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। किस में पूछा गया है? हाफ ईयरली के अंदर ये पूछा गया है, इसलिए आपको याद रख करके जाना है। मैंने इस चैनल पर इतिहास का कक्षा 12th का जो अर्धवार्षिक का बोर्ड है वो इसी प्रकार से हल करवा दिया गया है, वह भी जरूर देखें दोस्तों। उसमें से भी प्रश्न बनेंगे आपके, और आपको हर एक जो अर्धवार्षिक का वो परीक्षा का जो मॉडल पेपर था उसमें से दोस्तों प्रश्न आने की गुंजाइश काफ़ी है, वह भी आप दोस्तों देखें, वीडियो डाला हुआ है दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा
है। तो आप इस प्रश्न को अंग्रेजों के लिए विवरण में रेस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था दोस्तों? किसानों के लिए किया गया था। किसके लिए दोस्तों? किसानों के लिए किया गया था। 10वां है सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की? सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि व्यवस्था को आरंभ की। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न के। 11वां प्रश्न है 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? रेलवे के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रेलवे की शुरुआत होती है भारत के अंदर 1853 के अंदर, तो रेलवे के लिए 1853 का वर्ष मुख्य रूप से जाना जाता है। 12वां है महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? दोस्तों ऐसे कौन महान व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? तो वह थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके गुरु थे। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों मैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था, जो कहाँ था दोस्तों? रावी नदी के पास था। कहाँ था? रावी नदी के पास था। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। कौन सा बंदोबस्त दोस्तों? इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। दोस्तों ये भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आ चुका है पॉइंट, आप वापस से अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये भी आपके बोर्ड में आ सकता है, और अर्धवार्षिक में ये प्रश्न आ चुका है कि इस्तेमारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट हमारा तीसरा है 10 मई 1857 की दोपहर बाद कहाँ दोस्तों? मेरठ की छावनी में। मेरठ की छावनी के अंदर क्या होता है दोस्तों? सिपाहियों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। कब किया दोस्तों? 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। चौथा है नवगातिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। पांचवा है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन कहाँ किया दोस्तों? लाहौर शहर में किया। किस शहर में? लाहौर शहर में किया। छठा है शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। कितने टापुओं का? 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों अष्टध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? अष्टध्यायी ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? ये दोस्तों लिखा था पाणिनि ने। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये प्रश्न दोस्तों। अष्टध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि है। दूसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन वंश से संबंधित है। किस वंश से दोस्तों? सातवाहन वंश से संबंधित है। तीसरा है इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया? तो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट हमारा चौथा था किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा? किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा? तो वही फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर। कौन था दोस्तों? फ्रांसीसी यात्री बर्नियर था। दोस्तों मैं आज मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, तो पक्षियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही है। अगर ज़्यादा दे रही है दोस्तों तो माफ़ करिए, मैं थोड़ा मॉर्निंग में बना पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं घर पे हूँ, तो घर पे बच्चों की सुबह बाद में वीडियो बना नहीं पाऊँगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है पांचवा प्रश्न है किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों ये ग्रंथ का नाम है नलपीरा दिव्य प्रबंधनम। नलपीरा दिव्य प्रबंधनम को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? नलपीरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है जोतदार किन्हें कहा जाता था? जोतदार किन्हें कहा जाता था? बंगाल के धनी किसानों के वर्ग को क्या कहते थे दोस्तों? जोतदार कहते थे। बंगाल के धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहते थे। किनको दोस्तों? बंगाल के धनी किसानों को क्या कहते थे? जोतदार कहते थे। पांचवा है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई? पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में दोस्तों 1813 के अंदर पेश की गई। कब की गई दोस्तों? 1813 के अंदर पेश की गई।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि इतिहासकार महाभारत ग्रंथ के विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ के किन दो शीर्षकों को अंतर्गत रखते हैं। तो पहला है दोस्तों आख्यान। क्या है दोस्तों? आख्यान। और दूसरा है उपदेशात्मक। यानी जो इतिहासकार है महाभारत ग्रंथ के विषय वस्तु को किन दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला शीर्षक है दोस्तों आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। क्या है दोस्तों? उपदेशात्मक। 9वां प्रश्न है अल बरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया। अल बरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? अरबी भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का प्रयोग किया? अरबी भाषा का प्रयोग किया। 10वां है फ्रांसीसी बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा है। फ्रांसीसी बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा है। तो इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का क्या रहा है दोस्तों? ये गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक रहा है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लगभग अर्धवार्षिक के अंदर पूछा जा चुका है। फ्रांसीसी बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक रहा है, ये आपके इतिहास अर्धवार्षिक के अंदर प्रश्न आ चुका है। वार्षिक के अंदर भी आ सकता है। आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर जाएं। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया। तो इसका आंसर होगा 1872 के अंदर इसका प्रयोग किया गया। 12वां है दोस्तों कि सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं। सेनेटोरियम ये क्या होता है दोस्तों? सेनेटोरियम एक प्रकार के स्वास्थ्य रिसोर्ट होते हैं जहां लोग विश्राम करने और इलाज कराने जाते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, सेनेटोरियम एक प्रकार के स्वास्थ्य रिसोर्ट होते हैं जहां लोग विश्राम करने और इलाज कराने जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आपके कि सिंधु सभ्यता में विलासिता के कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता में विलासिता की वस्तुओं में फयांस यानी घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका कर बनाया गया पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? फयांस से बने लघु पात्र मिले हैं। फयांस से बने लघु पात्र मिले दोस्तों। सिंधु सभ्यता में विलासिता की वस्तुओं में फयांस से बने लघु पात्र मिले हैं जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। संचयों से स्वर्णाभूषण भी प्राप्त हुए थे। स्वर्ण यानी सोने के आभूषण भी प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट दोस्तों मैं 5वें प्रश्न की बात करता हूँ। 5वां प्रश्न है देवानाम्पीय व पीयदशी का अर्थ क्या होता है। पीरियदशी दोस्तों, यहाँ पीयदशी नहीं है पीरियदशी है, इसके अंदर ये रहे देवानाम्पीय अथवा पीरियदशी का जो अर्थ क्या है इसके बारे में बताना है। देवानाम्पी का अर्थ दोस्तों क्या है? देवों का प्रिय। और पीयदशी का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है दोस्तों प्रियदर्शी का अर्थ है देखने में सुंदर। दो अर्थ बताए दोस्तों। देवानाम्पीय का अर्थ है देवों का प्रिय और प्रियदर्शी का क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है देखने में सुंदर। देवानाम्पीय और प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपने की उपाधियाँ थी। ये आपको याद में रखना है दोस्तों। मैंने इसको पढ़ा था देवानाम्पीय और प्रियदर्शी, ये दोस्तों दो चीज़ें थी जिसको आपको अर्थ में ध्यान रखना है कि देवानाम्पी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर। और ये दोनों सम्राट अशोक की क्या थी दोस्तों? उपाधियाँ थी। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों मैं छठा प्रश्न है मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका मातृवंशिकता का अर्थ क्या है दोस्तों? इसके मतलब क्या है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। मातृवंशिकता से आशय है वंश परंपरा का माँ से जुड़ा होना। यानी वंश परंपरा का किससे जुड़ा होना चाहिए? माँ से जुड़ा होना। तो क्या कहलाएगा? मातृवंशिकता कहलाएगा। और वंश परंपरा अगर पिता से जुड़ी हुई परंपरा है तो उसको हम पितर वंशिकता परिवार कहेंगे। इस प्रकार मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। दोस्तों मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जहाँ क्या होती है दोस्तों? जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों 7वां प्रश्न की। 7वां प्रश्न है इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया दोस्तों? इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इब्न बतूता के अनुसार नारियल का वृक्ष अनोखा और आश्चर्यजनक वृक्षों में से है। ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल से काष्ठ फल प्राप्त होता है। नारियल मानव सिर जैसा है क्योंकि इसमें भी 2 आँखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों
जैसा दिखाई देता है, इससे रस्सी बनाई जा सकती है। दोस्तों ये इब्न बतूता ने नारियल के बारे में अच्छा वर्णन किया है। नारियल को दोस्तों मनुष्य के सिर से कंपैरिजन किया है। किससे दोस्तों? मनुष्य के सिर से कंपैरिजन किया है और उन्होंने कहा कि इससे क्या बनाई जाती है? रस्सी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। दो सूफी सिलसिले के नाम लिखने हैं। दो सूफी सिलसिले निम्न प्रकार से। पहला है दोस्तों आपका कि कादरी सिलसिला। कौन सा सिलसिला? कादरी सिलसिला। इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, किसने दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कादरी सिलसिला का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। दूसरा सिलसिला है चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला दोस्तों? चिश्ती सिलसिला। इसका नामकरण इसके जन्म स्थान पर हुआ। चिश्ती का नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। इसका दोस्तों चिश्ती कैसा नाम पड़ा चिश्ती सिलसिले का? तो चिश्ती का नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 9वां प्रश्न है कि अमर नाइक के दो अधिकार बताइए। अमर नाइक के कोई दो अधिकार बताइए। पहला है अमर नाइक के दो अधिकार, यानी अमर नाइक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्प कर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। अमर नाइक कौन थे दोस्तों? इनके दो अधिकार क्या थे? पहला अधिकार है अमर नाइक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। दूसरा है अमर नाइक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। अमर नाइक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए भी कर लेते थे, के लिए आपके पास रख लेते थे। 10वां है दोस्तों स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हो। दोस्तों गोपुरम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। गोपुरम मंदिर स्थापत्य कला की एक उल्लेखनीय विशेषता है। गोपुरम किसकी विशेषता है दोस्तों? पहले से मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनाए गए। गोपुरम दोस्तों किसको कहते थे? प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो मंदिर बनाए गए थे उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों के मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। दोस्तों ये गोपुरम के बारे में चर्चा की कि गोपुरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनाए। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। 11वां प्रश्न है दोस्तों तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है इसके बारे में बताना है। तालुकदार क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। ताल्लुक यानी क्या है दोस्तों? संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया था। क्या है दोस्तों? पहला अर्थ था दोस्तों वह व्यक्ति जिसके साथ क्या है दोस्तों? ताल्लुक यानी संबंध हो। दूसरा है दोस्तों आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन किसने किस रियासत के बारे में कहा। दोस्तों ये सवाल भी आपके हाफ ईयरली के अंदर पूछा जा चुका है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ कर जाना। आ सकता है प्रश्न एबीसीडी के रूप में भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन किसने किस रियासत के बारे में कहा। दोस्तों ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, कौन थे दोस्तों? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के रियासत के बारे में कहा। कौन सी रियासत के बारे में कहा? अवध के रियासत के बारे में कहा। और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 100% आएगा ये प्रश्न, चाहे एवरेज के रूप में भी पूछो लेकिन पूछा जाएगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों आपके अनुसार बरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार चरखे के साथ, दोस्तों ये बरखा नहीं चरखा है। क्या है दोस्तों? आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। तो इसका आंसर है दोस्तों गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय और खादी से बने
वे वस्त्र पहनते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चरखा चलाने ने गांधी जी को पारंपरिक व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक बम को दीवार को तोड़ने में मदद की। इस प्रकार चरखे के साथ वे राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 14 प्रश्न की। 14 प्रश्न है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों के क्या क्या कदम उठाए। दोस्तों 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों आपका एक प्रश्न 1857 की क्रांति में से 100% आएगा दोस्तों, एक प्रश्न, ठीक है ना। पहला है दोस्तों, काम करने के लिए कई नए कानून पारित किए। काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई नए कानून पारित किए। दूसरा है, पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। दोस्तों पूरे जो उत्तर भारत था उसके अंदर ये मार्शल लॉ लागू कर दिया। फौजी अफसरों के अतिरिक्त आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को सजा देने का अधिकार दे दिया गया और विद्रोह की एक हो सजा थी, सजा ए मौत। विद्रोह की क्या थी दोस्तों? सजा थी। अगर कोई ताना तानी करेगा तो उसको सजा ए मौत कर दी, मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था उत्तर भारत के अंदर। फौजी अफसरों के अतिरिक्त दोस्तों आम अंग्रेज थे उनको भी ये सजा देने का अधिकार दे दिया था कि विद्रोह की एक सजा थी जो सजा ए मौत। कौन थी दोस्तों? सजा ए मौत। तीसरा था, जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी का लटकाया गया और तोपों को क्या किया दोस्तों? तोपों के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया। जनता के दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम क्या किया दोस्तों? फांसी पर लटकाया गया और तोपों के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया। तीसरा है, ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई दोस्तों। ब्रिटेन से, ये दोस्तों आपके उसके अंदर ही गलती थी, ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई। पांचवा है, स्वाभाविक जमींदारों को पुरस्कृत किया गया और विद्रोही जमींदारों को जमीनों में बेदखल किया गया। स्वाभाविक जो जमींदार थे उनको तो पुरस्कृत किया गया था। दूसरा है, विद्रोही जमींदारों को जमीनों से बेदखल किया गया। 15वां प्रश्न है हमारा, किताब उल हिंद की विशेषता बताइए। किताब उल हिंद की विशेषता क्या है उसके बारे में बताना है। किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई थी। कौन सी दोस्तों? किताब उल हिंद अरबी भाषा के अंदर लिखी गई थी। छोटा प्रश्न आ सकता है, कौन सी भाषा के अंदर थी? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में लिखी गई और इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी। दूसरा है, इसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोलम, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का विवेचन भी है। तीसरा है, इसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया था जिसमें आरंभ में एक प्रश्न, फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की गई थी। चौथा है, ये ग्रंथ अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये किताब उल हिंद की विशेषता बता दी है, आप इसको पढ़कर जाना। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है कि लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों 1917 में कलकत्ता में एक कमेटी बनाई गई जो सरकार को मदद, नगर नियोजन को कार्य रोहे कमेटी धन की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर करती थी, इसलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी पड़ा। लॉटरी कमेटी ने एक नक्शा बनाया जिससे कलकत्ता शहर की एक संपूर्ण तस्वीर सामने आ सके। इसके कार्यों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। दोस्तों ये थी लॉटरी कमेटी कि 1917 में कलकत्ता में एक कमेटी बनाई गई जो सरकार को मदद, नगर नियोजन का कार्य रोहे कमेटी धन की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर करती थी और इसलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी पड़ा। लॉटरी कमेटी ने एक नक्शा बनाया जिससे कलकत्ता शहर की संपूर्ण तस्वीर सामने आ सके। इनके कार्यों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्सों में सड़क निर्माण और नदी के किनारे में अवैध कब्जे हटाने शामिल था। दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, हमारा 17वां प्रश्न है दिग्गर उत्तरीय प्रश्न है जिसकी दोस्तों उत्तर पुस्तिका में सब सीमा कितनी है? 100 है। आपको भी 100 से अधिक नहीं लिखनी है। अगर आप एक ही प्रश्न के अंदर आपको मान लो अच्छा याद है तो 5 लाइन के अंदर या 6-7 लाइन के अंदर 10 लाइन के अंदर लिख दोगे ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लिख देंगे। अगर एक प्रश्न अगर आप 24-25 लाइन लिखोगे तो भी आपको नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं। जो पीछे ये दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3 ही मिलने वाले हैं। 17वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है।
दोस्तों तो सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की निम्न विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? निम्न विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। दोस्तों सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। इन नगरों की आधार योजना, निर्माण शैली तथा नगरों की आवास व्यवस्था में समानता तथा एक रूपता दिखाई देती है। दूसरा है, नगरों की सड़कें तथा गलियां एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कें पर्याप्त होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तीसरी दोस्तों नगर नियोजन की विशेषता थी कि शहरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। वर्षा और मकानों के पानी को निकालने के लिए सड़कों में पक्की नालियां बनी हुई थी। ये नालियां ईंट अथवा पत्थर से ढकी रहती थी। समय समय पर इन नालियों को सफाई की जाती थी। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आ सकता है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर जो सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन है वो पूछा जा चुका है। आपको इसे पॉइंट के रूप में याद करके जाना है। हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करना है। दोस्तों अगर ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं छोटा वीडियो है ना जो हमारे चैनल पर डाल देता हूँ कि बड़ा प्रश्न आ जाए ना सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, तो अभी आप अच्छी तरीके से उसे कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों इसका 17वें का 8वां का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न 100% आएगा और आपको हल करके आना है। दोस्तों मेहनत करनी है आपको। इसका दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषता क्या है? तो इसका दोस्तों सही आंसर है कि भवन निर्माण। पहला है दोस्तों भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के मकान एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। मकान प्राय पक्की ईंटों के बने होते थे। दीवारों पर प्लास्टर, दीवारों पर क्या थे दोस्तों? प्लास्टर हुआ था। दीवारों पर प्लास्टर यानी दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था। कभी कभी जिप्सम का प्लास्टर भी किया जाता था। आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नानघर आदि की व्यवस्थाएं मकानों में। आंगन होता था, रसोई घर, स्नान, शौचालय, दरवाजों, रोशनदानों आदि की व्यवस्था रहती थी। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी और इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। दूसरा है दोस्तों इसका नेक्स्ट है कि छतें यानी मकान की छतें समतल थी। मकान की छतें कैसी थी? समतल थी। ये लकड़ी की कड़ियों से बनाई जाती थी। लकड़ी की क्या दोस्तों? लकड़ी की कड़ियों से बनाई जाती थी। पांचवा है दोस्तों सीढ़ियाँ, यानी सीढ़ियाँ दोस्तों मकान एक से अधिक मंजिल के भी होते थे। छत अथवा ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए मकानों में सीढ़ियाँ होती थी। ये पक्की ईंटों की बनी होती थी। ये दोस्तों इसका होगा आंसर और आप इसे याद कर जाना। नगर सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन अच्छी तरीके से याद करके जाना। एग्जाम के अंदर 100% पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इतिहास के अंदर मोस्ट प्रश्न होंगे वो मैं आपके 15 दिन बाद में एक हमारे जो इतिहास के गुरुजी है जो वर्तमान में एच एम सरकारी एच एम है, हेडमास्टर है, उनसे मैं एक दिन जा करके उसके साथ अच्छी तरीके से चर्चा करके आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक पेपर बना करके आपको इस चैनल पर डाल दूंगा और आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। और जो आपका मानचित्र आता है और उस मानचित्र को दोस्तों आपको याद करने का एक 4 स्थान इस मॉडल पेपर के अंदर दिए गए, तो आप ऐसे ही याद मत करो। आप उसको दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण लग रहे हैं ना, तो वह स्थान एक नोटबुक में उतारो। मान लो आपने 100 जो स्थान है उनको छाप लिया, फिर 100 को आप सुबह उठते ही क्या है उस मानचित्र के अंदर मिलाओ कि काशी कहाँ है, गया कहाँ है, जो आपका नागौर कहाँ है और चित्तौड़गढ़ कहाँ है, रावतबाटा कहाँ है, उनके बारे में आप देखते रहो। ठीक है ना। इस प्रकार ये मानचित्र याद अगर लगभग आप 15 दिन इस प्रकार से करोगे ना तो वो छप जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ वो स्थान कहाँ था, यहाँ था। इस प्रकार से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 18वां प्रश्न की मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण बताइए। जो मगध महाजन था वह सबसे शक्तिशाली क्यों था, इसका होने का कारण बताना है। दोस्तों आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने का कारण क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों मगध का प्रदेश बहुत उपजाऊ था। मगध का प्रदेश था वो बहुत उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। पहला ही कारण था दोस्तों, मगध का जो प्रदेश था वो बहुत उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। दूसरा है दोस्तों मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी, अतः लोहे से उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। क्या दोस्तों मगध क्षेत्र के अंदर क्या थी दोस्तों? लोहे की खदानें थी। क्या थी दोस्तों? मगध क्षेत्र में क्या थी दोस्तों? लोहे की
मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी, अतः लोहे से उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। दूसरा है, मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। मगध के जो जंगल थे उन जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी मगध राज्य की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। तीसरा है, गंगा तथा इसकी उप नदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। गंगा और इनकी उपनदियों के आवागमन की जो सस्ता सुलभ हो जाता था। इनका पांचवा था, आरंभिक जैन और बौद्ध इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार, अज्ञातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध तथा महत्वाकांक्षी शासकों की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, आप इसे याद करके जरूर जाना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मगध राष्ट्र महाजनपद दो शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, 5 कारण लिखने हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, इसके 8वां का प्रश्न है 18वां का कि अभिलेखों से कौन कौन सी ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है। अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभिलेखों से निम्न ऐतिहासिक साक्ष्य। पहला है दोस्तों, अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्यों की सीमाओं की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्यों की सीमाओं की जानकारी मिलती है। दूसरा है, अभिलेखों से हमें शासकों के नाम, उपाधियों तथा महत्वाकांक्षी के बारे में भी जानकारी मिलती है। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी उत्तीर्ण होती है। अभिलेखों से भाषाओं और लिपियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने धम्म महामात्र, अंतः महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, पति वेदक आदि अनेक अधिकारी नियुक्त किए थे। अभिलेखों से समकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी भी मिलती है। और 7वां है, अभिलेखों से हमें तात्कालिक शासकों की विजय, उपलब्धियों, चरित्र तथा व्यक्तित्व के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 8वां है, हमें दानात्मक अभिलेखों से नगरों में रहने वाले बुनकर, लिपिक, बड़े कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये प्रश्न 18वें के अंदर दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप इसे बार बार याद करके जाए। एक तो दोस्तों मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण बताने हैं, दूसरा है अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आपको याद करके जाना है। 100% पूछे जाएँ, दोनों में से एक प्रश्न तो 100% आएगा। मैं बताऊंगा जब आपका बोर्ड पेपर आ जाएगा उस दिन शाम को मैं हल करवाऊंगा, तो ये प्रश्न सामने 101% आएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, 19वां प्रश्न है, महानवमी डिब्बा की विशेषता बताइए। महानवमी डिब्बा की विशेषता क्या है। पहले दोस्तों, महानवमी डिब्बा विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशालकाय मंच था। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट कितना था दोस्तों, 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट थी। इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से परिपूर्ण था। दोस्तों, महानवमी डिब्बा क्या था। विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थान स्थित एक विशालकाय मंच था। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट और ऊंचाई 40 फीट थी। इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से परिपूर्ण है। दूसरा है, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से संबंधित है, जो उत्तरी भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि अथवा महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। तीसरा है, इस अवसर पर निम्नलिखित अनुष्ठान आयोजित होते थे। पहला दोस्तों, मूर्ति पूजा होती थी। दूसरा है, राज्य की अश्वों की पूजा होती थी। भैंसे तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। तीसरा है, इस अवसर पर प्रमुख आकर्षक थे दोस्तों, नृत्य होता था और कुश्ती की प्रतिस्पर्धा होती थी। साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा होती थी। प्रमुख नायकों एवं अधीनस्थ राजाओं द्वारा सम्राट द्वारा उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट भी इसके अंदर होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका 19वां का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता बताइए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता क्या है दोस्तों। इसके मंदिरों का विकास महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों के रूप में हुआ। मंदिरों का विकास महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्रों के रूप में हुआ। दूसरा है, मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार बनाए और इनके सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। तीसरा है, मंदिरों के अन्य विशिष्ट अभिलक्षण मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे। क्या थे दोस्तों, मंदिरों के अन्य जो
विशिष्ट अभिलक्षण मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे। चौथा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद विरूपाक्ष मंदिर का काफ़ी विस्तार किया गया। कौन सा मंदिर था दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर का काफ़ी विस्तार से क्या किया गया? विस्तार किया गया था। पांचवा है मंदिर की सभागारों में देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य तथा नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। छठा है विठल मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी था। विठल मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। सातवां है मंदिर परिसरों की एक प्रमुख विशेषता रथ गलियां है। कौन सी दोस्तों? रथ गलियां है जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में रखी जाती है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है दोस्तों हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए अगर प्रकार महत्वपूर्ण है। पहला है दोस्तों यहाँ की स्वास्थ्य वर्धक तथा ठंडी जलवायु अंग्रेजों को काफ़ी आकर्षित करती थी। हिल स्टेशन कौन सा दोस्तों? हिल स्टेशन यहाँ की स्वास्थ्य वर्धक तथा ठंडी जलवायु अंग्रेजों को काफ़ी आकर्षित करती थी। दूसरा है हिल स्टेशन अंग्रेजों व यूरोपियनों के लिए आदर्श स्थान थे। यहाँ सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेसे और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों को सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। यहाँ अनेक गतिविधियां विकसित होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ इसका प्रश्न है कि रेलवे के आने से पर्वतीय शहरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गई और उच्च व मध्यम वर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी शहर सपाटे के लिए वहां जाने लगे। चौथा है दोस्तों औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था चाय और कॉफी के बागानों पर बहुत निर्भर थी, अतः हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण थी। जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी दोस्तों किस पर? चाय और कॉफी के बागानों पर बहुत निर्भर थी, अतः हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। पास के इलाकों में चाय और कॉफी के बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ रोजगार हेतु आने लगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करता हूँ अथवा का 20वां का प्रश्न है कि आपके विचार से औपनिवेशिक शहरों के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार से बदलाव दिखाई दिए हैं उसको बताना है। पहला है दोस्तों यातायात के नए साधनों, घोड़ा गाड़ी, ट्राम, बसों का विकास हुआ। अब लोग शहर के दूर जाकर भी बस सकते थे। दूसरा है अब लोगों को मेल मिलाप सार्वजनिक पार्कों, टाउन हॉलों, सिनेमा घरों और रंगशालाओं के माध्यम से हो जाता था। तीसरा है शहरों में अब नए सामाजिक समूह बनने लगे, पुरानी पहचान अब गौण होने लगी। एक मध्यम वर्ग का शहरों में उदय होने लगा जिससे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, कलरक आदि आते थे। ये मध्यम वर्ग के अंदर लोग आते हैं। और चौथा है इसके अंदर शहरों में स्त्रियों के लिए नए अवसर मौजूद थे। समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के द्वारा मध्यम वर्ग की नारियां स्वयं को अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। कालांतर में महिलाएं भी नौकरानी, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका और रंगकर्मी के रूप में दिखाई देने लगी। नेक्स्ट 5वां है शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों को एक नया वर्ग उभरा। इन्होंने अपनी एक अलग शहरी संस्कृति रच ली थी। ये दोस्तों इसका हुआ आंसर। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 11वें प्रश्न की। ये निबंधात्मक प्रश्न है। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? इसके बारे में बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। इसे निम्न प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है दोस्तों क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। यानी क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। और आपसे मेरा ये सवाल है कि क्रिप्स मिशन किस सन का था? किस सन के अंदर क्रिप्स मिशन आता है? दूसरा है दोस्तों इसके क्रिप्स मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। वो कौन कौन से 3 सदस्य थे उनके भी नाम बताने हैं। दूसरा है 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया। किस दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया था। तीसरा है दोस्तों भारत सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी, नेहरू जी आदि अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और इसके बावजूद देश भर में युवाओं द्वारा संपूर्ण भारत में हड़तालें और सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण,
नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादातर सक्रिय रहे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार स्थापना कर दी गई थी। उन्होंने जन अदालतों का आयोजन किया और रचनात्मक कार्य किए। पांचवा, अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने का सरकार का साल भर से अधिक समय लग गया। सातवां, इस आंदोलन ने भारत में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इसके फलस्वरूप भारत में राजनीतिक जागृति में वृद्धि होती है। अब ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि अब वह भारत में अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाएगी, अपनी ओर आकर्षित किया। सातवां, इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने अपनी कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता भी अपनाया। जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, 9 अगस्त को ही उसको क्या गांधी जी को जेल में डाला था और जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया था। 21वां का दोस्तों 8वां का प्रश्न है, आपके विचार से नमक की यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी, इसके बारे में बताना है। हमारे विचार में नमक यात्रा ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। इसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलते हुए नमक की यात्रा शुरू की थी। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और इसी के साथ देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। देश देश भर में आंदोलन अनेक रूपों में फैला। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन का जो नमक कानून का उल्लंघन किया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। तीसरा है, गांधी जी के आह्वान से तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद है दोस्तों वासना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए उन्हें दलितों की सेवा करने के लिए कहा। वासना नामक जो गांव था उसमें गांधी जी ने जो ऊंची जाति वाले लोगों को कहा कि आप जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, उनकी सेवा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ नमक कर या अन्य करों को खत्म हो जाने से आपको स्वराज्य नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों को प्रायश्चित करना होगा जो आपने दलितों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। पांचवा है दोस्तों, गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरतें, मर्द शामिल हो रहे थे। हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे और उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। छठा है, इस घटना से गांधी जी को संसार भर में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इस सत्याग्रह में भारतीय महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों को धरना दिया और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। आठवां है, इस सत्याग्रह से अंग्रेजों को पता चल गया कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता के हिस्सा देना पड़ेगा। ये दोस्तों इस 21वें का राइट आंसर होता है। 22वां प्रश्न है, सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों से अभिव्यक्ति करने के लिए विभिन्न को प्रयोग किया। दोस्तों इसका आंसर है, सूफी संत आम जनता में अपने विचारों को प्रसार करने चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। उन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप में घूम घूम कर अपने शिक्षाओं का प्रचार किया। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जिन्हें अधिकाधिक लोग समझ सके और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर सकते थे। उनके उपदेश और शिक्षाएं भी सरल और व्यवहारिक थी जिनसे जनसाधारण की भाषाओं में व्यक्त करना उपयोगी था। यदि वह किसी एक विशिष्ट भाषा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए माध्यम बनाते तो उन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता मिलना बहुत कठिन था। इसलिए जनसाधारण तक पहुंचने के लिए सूफी चिंतकों ने जनसाधारण की भाषाओं का ही सहारा लिया। सूफी संतों ने जनसाधारण की स्थानीय भावनाओं को अपनाया, न केवल शाम यानी आध्यात्मिक संगति की थी। सूफी संत बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। कौन से फरीद की जो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया और वे गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। अमीर खुसरो के समय सूफी कविता का फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में पाठ होता था और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इनमें मौजूद थे। दोस्तों सूफी संतों ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सरल भाषा का प्रयोग किया जिससे वह सारी जो जनता है, आम जनता, वह उन विचारों को समझ सके, उन विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके।
इस 22वें का हमारा अथवा का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या है, बताओ। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित। पहले है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के सभी संत इस बात को स्वीकार करते थे कि ईश्वर एक है, जिसे लोग राम, रहीम, कृष्ण, विष्णु, अल्लाह आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। ईश्वर दोस्तों, भक्ति आंदोलन के सभी संत इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर एक है, जिसे सभी लोग जो है वो राम, रहीम, कृष्ण, विष्णु, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं। दूसरा है, भारत भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्म के बाह्य आडंबरों, पाखंडों तथा अंधविश्वासों का विरोध किया। जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उनके कर्म के बाह्य आडंबर थे और पाखंड थे, अंधविश्वास थे, उनका विरोध किया। मेरा आपसे ये कहना है कि आप भी दोस्तों पाखंड और अंधविश्वास और घमंड मत करें और भूमिगत होकर के तैयारी करें, और उस तैयारी का सफलता आपको रिजल्ट आने का बाद में मिलेगा। उस दिन आप गांव के अंदर शहर की तरह दौड़ने वाले हो और अपने परिवार के साथ वह क्या खुशी मनाने वाले हो, जब उस खुशी का अंदाज आपको ठिकाना नहीं रह पाएगा कि यार कैसा हो गया मेरे साथ, कितनी मेहनत की मैंने और मैंने मेहनत की तो सफलता मुझे मिली। दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। मात्र 30 दिन का जो विद्यार्थी सही सदुपयोग करेगा, वह विद्यार्थी अंत में शेर की तरह दौड़ने वाला है, एक शेर की तरह दौड़ने वाला है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर कि भक्ति आंदोलन के सभी संतों में बाह्य आडंबरों का विरोध किया और तथा नैतिकता और चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। दोस्तों, नैतिकता और चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। चौथा है, सभी संतों ने जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव तथा छुआछूत का विरोध किया तथा सामाजिक समानता पर भी बल दिया। पांचवा है, भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। छठा है, भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया। ये संत ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानते थे। सातवां है, सभी संतों ने विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया और समस्त मानव जाति के उत्थान पर बल दिया। आठवां है, भक्ति आंदोलन के कुछ संतों ने तो सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया तथा कुछ संतों ने निर्गुण जो ईश्वर की उपासना पर बल दिया। नौवां है, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने गुरु की महत्ता पर बल दिया। किसकी महत्ता पर दोस्तों? गुरु की महत्ता पर बल दिया। उनका कहना था कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की सहायता आवश्यक है। 10वां है, भक्ति आंदोलन के संतों की मान्यता थी कि ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी ईश्वर के प्रति जो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किए बिना ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 11वां है, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार जन भाषाओं में किया। कौन सी भाषा में? जन यानी स्थानीय भाषाओं में किया। 12वां है, भक्ति आंदोलन राज्य आश्रित रहित आंदोलन था। अधिकांश संत निम्न जातियों के थे तथा ये जन जन तक भक्ति का संदेश पहुंचाना चाहते थे। ये इसका दोस्तों राइट आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा 23वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र को जो निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों उनके बारे में बताना है। दोस्तों, ये मैं नीचे बताने वाला हूँ। ये 4 है, काशी है, राखीगढ़ी है, दांडी है, कोलकाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे है हमारा ये 4 स्थान और दिए गए हैं। इंद्रप्रस्थ है, बनावली है, साबरमती है और मुंबई है। तो इसको आगे आप लगातार देखते रहिए। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हम मानचित्र की। मानचित्र के अंदर जो हमारा पहला जो मानचित्र था उसके अंदर दिया गया काशी। काशी कहाँ है दोस्तों? आप यहाँ अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि काशी कहाँ है। यहाँ पर दोस्तों काशी आपको नज़र आ रही है। कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर काशी नज़र आ रही है। ये दोस्तों हमारी काशी यहाँ स्थित है। ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश के अंदर काशी स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर काशी स्थित है। कौन से स्थान में? उत्तर प्रदेश के अंदर काशी स्थित है। दूसरा है दोस्तों राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों आपको यहाँ नज़र आ रही है। कहाँ? यहाँ नज़र आ रही है दोस्तों। ये कौन सा स्थान है? ये स्थान है दोस्तों राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये राज्य है हमारा दोस्तों कौन सा? राखीगढ़ी कौन से राज्य के अंदर स्थित है? जो हरियाणा राज्य दोस्तों, राजस्थान के ये टच कर रहा है। हरियाणा राज्य के अंदर राखीगढ़ी स्थित है। दूसरे है दोस्तों इसके अंदर दांडी। क्या है दोस्तों? तीसरी है दांडी। दांडी कहाँ है दोस्तों? चलते हैं दांडी। अब दांडी इधर गुजरात के अंदर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में दांडी है। ये दोस्तों यहाँ पर गुजरात राज्य के अंदर दांडी स्थित है। गुजरात राज्य के अंदर दोस्तों ये दांडी स्थित है। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य गुजरात है। चौथा है कोलकाता। कोलकाता कहाँ है दोस्तों? कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो ये दोस्तों ये कोलकाता भारत के जो ये राज्य कौन सा है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर स्थित है कोलकाता। क्या स्थित है? कोलकाता स्थित है। तो चलिए दोस्तों इसका जो अथवा का प्रश्न है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका जो अथवा का प्रश्न है ये दोस्तों, ये उसके अंदर पहला है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ क्या है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ है दोस्तों, ये इंद्रप्रस्थ है जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ है? ये हमारा जो दिल्ली है ना, इसके अंदर ये इंद्रप्रस्थ स्थित है।
यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ जो स्थान है ये स्थित है, ठीक है ना। दूसरा है बनावली। बनावली कहाँ है दोस्तों? ये बनावली ये स्टेट है हमारा हरियाणा, और हरियाणा के अंदर ये बनावली स्थित है। चौथा है साबरमती। साबरमती कहाँ है दोस्तों? साबरमती दोस्तों, इसके अंदर एक तो साबरमती दोस्तों आश्रम है, साबरमती आश्रम है जो कहाँ स्थित है? जो गुजरात में स्थित है। तो ये साबरमती किस नदी के रूप में लिया है? तो ये गुजरात के अंदर आना चाहिए साबरमती, लेकिन इन्होंने यहाँ दर्शाया है, क्या पता है। ये साबरमती है जो आश्रम की बात कर रहा है, तो ये कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए गुजरात में। इन्होंने ये राजस्थान के अंदर दर्शाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बम्बई। बम्बई कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर चलता है, ये हमारा महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों ये हमारा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अंदर बम्बई है, जो इस वर्तमान इसका नाम है मुंबई। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर में लगभग हमने कितने 23 मॉडल पे प्रश्न हल कर लिए। और आपसे मेरा ये सवाल है, ये आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। और इसी के साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के सदस्य बने हो या नहीं बने हो, सदस्यता दोस्तों ज़रूर लेवे। मैं आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए अच्छी मेहनत करिए। और जल्दी से जल्दी दोस्तों मात्र 100 सब्सक्राइब कम पड़ रहे हैं, पूर्ण कर दीजिए, फिर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ उस खुशी के अंदर। तो आप हर एक सेशन को बार देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।